ऐसे कौन से डिफॉर्मिटीज़ या ऐसे कौन से डिजीज़ हैं या चेंज कर सकते हैं हम एक सर्टन एज तक? जैसे होता है ना, किसी के दांत ऊपर हैं, टेढ़े मेढ़े हैं या ज़्यादा निकल आए हैं। क्योंकि इन जनरल जब तक दूध के दांत हट नहीं जाते और परमानेंट टीथ आ नहीं जाते तब तक उसके पोजीशन के अंदर चेंज करना मतलब उसका कोई आधार नहीं है। सबसे कॉमन कंसर्न क्या रहती है कि बच्चे के बनी टीथ दिखाई दे रहे हैं, आगे के दांत बहुत बड़े बड़े दिख रहे हैं। पेरेंट्स आते हैं ये बोलते हुए कि हमारे बच्चे के दांत तो एकदम नॉर्मली इतने बड़े। लेकिन दांत हिलना या दांत में दर्द होना, मुंह से स्मेल आना, इसके क्या कारण? पेन तक तो पहुंचने की ज़रूरत ही नहीं पड़नी चाहिए। सबसे पहले तो आपको ज़बान के ऊपर ही महसूस होगा। तो ऐसी कौन सी स्टेज है कि वहाँ पर जाकर आपको फिर रूट कैनाल ही कराना पड़ेगा? तो डीजनरेशन जब सेट इन होता है तब तो इतना सीवियर होता है पेन कि हाथ यहाँ पे पहुँच जाता है और पेशेंट बोलता है कि भगवान आज बचा ले, कल से चॉकलेट नहीं खाऊंगा। आज अगर हम मार्केट में देखें तो तरह तरह के टूथपेस्ट अवेलेबल हैं, तो कौन सा टूथपेस्ट चाहिए जो कि दांतों के लिए सेफ हो? नॉन वर्बल कम्युनिकेशन की अगर बात करें तो स्माइल वो ज़रिया है जो न सिर्फ हमारे जान पहचान वाले बल्कि एक स्ट्रेंजर के साथ भी इंस्टेंट कनेक्ट जोड़ देता है और हंसता हुआ हर शख्स बेहद खूबसूरत लगता है। हमारी इसी स्माइल को और चार चांद लगाने का काम करते हैं हमारे दांत। आज के यूज़ेड के पॉडकास्ट के इस एपिसोड में हम बात करेंगे हमारी बॉडी के इसी इम्पॉर्टेंट पार्ट की जो न सिर्फ हमें खूबसूरती देता है बल्कि अच्छी सेहत भी देता है। हमारे आज के गेस्ट हैं डॉक्टर रवि मलिक, फेमस प्रोस्थोडोंटिस्ट। वेलकम टू आवर शो डॉक्टर मलिक। नमस्कार, थैंक यू सो मच। सबसे पहले तो ये क्वेश्चन पूछेंगे कि दांत कितने इम्पोर्टेंट हैं हमारे लिए? नेचर ने अपने को दांत दिए हैं, वो भी एक नहीं 32। तो नेचर ने तो बहुत सोच समझ के अपने को दिए होंगे जी। इम्पॉर्टेंट तो है। इंसान जब से पैदा होता है तब से लेके उसके मरने तक ये ऐसी चीज़ है जो ये लाइफ में प्लेजर्स बनाए रखने से लेके इंसान का बचाव तक करते हैं। तो दांत बहुत इम्पोर्टेंट बॉडी पार्ट है हमारे। डेफिनेटली। अगर हम बात करें जैसे जेनेटिक्स से हमारी हाइट, बालों का कलर, आँखों का कलर या आँखों का साइज़, ये सब डिस्क्राइब होता है या जज किया जाता है, तो क्या जेनेटिकली टीथ या दांतों पर भी इसका असर होता है कि जैसे पेरेंट्स के दांत हैं वैसे बच्चों के होंगे? कुछ हद तक डेफिनेटली, क्योंकि अल्टीमेटली माँ बाप का ही एक जीन पूल का ही नतीजा है। तो जब हमारी पूरी बॉडी उससे बनी हुई है तो दांत उससे अछूते तो रह नहीं सकते। हाँ, इसकी वजह से ये ज़रूर होता है कि कुछ लोग इवॉल्व होते हैं, कुछ लोगों को प्रॉब्लम होती है। कुछ लोग माँ बाप जितने खूबसूरत होते हैं, बच्चे कई बार उनसे ज़्यादा खूबसूरत निकल जाते हैं। दांत भी उनके बहुत खूबसूरत होते हैं। और कई बार ऐसे देखने को आता है कि माँ और पिताजी दोनों के दांत तो बहुत अच्छे थे, लेकिन बच्चे के दांत जो हैं वो टेढ़े मेढ़े हैं, आगे पीछे हैं, कुछ ना कुछ उसके अंदर वो प्रॉब्लम हो रही है। अल्टीमेटली ये तो मिक्स एंड मैच जब अपना नेचर करता है तो ये सब चीज़ें उसी का ही एक कमाल आप बोल सकते हैं। जी। जैसे आपने कहा कि बच्चों के दांत टेढ़े मेढ़े होते हैं, ये अमूमन एक बहुत अगर हम बच्चों से शुरू करें, बच्चों से हम बड़ों तक या बुज़ुर्गों तक आएंगे आपके जो सब्जेक्ट की है वो बातें पूछने के लिए, लेकिन बच्चों से अगर हम शुरू करें तो किस एज तक बच्चों के दांत की बहुत ज़्यादा देखभाल करनी चाहिए? क्योंकि अगर अपने हाथ में होता है कि हम अगर कुछ डिफॉर्मिटी है या टेढ़े मेढ़े हैं तो उसको सही किया जा सकता है। एक अच्छी शुरुआत देना बहुत ज़रूरी है। बच्चा जब पैदा होता है तब वो इस लायक नहीं होता है कि वो अपनी देखभाल कर सके, और जैसे जैसे इवोल्यूशन का क्रम बढ़ता जाता है वो बच्चा भी जैसे जैसे बड़ा होता जाता है उसके दांत निकलते हैं। 6 महीने में पहला दांत आएगा, 6 महीने से लेके 2 साल के अंदर उसका मिल्क डेंटिशन यानी दूध के दांत जो रहते हैं, जिनको हम डेसिडुअस डेंटिशन बोलते हैं, वो कंप्लीट होता है। और उसके बाद फिर जब बच्चा 6 साल का होता है तब परमानेंट टीथ निकलने शुरू होते हैं। अब एक बच्चा जो 6 महीने का था जिसका पहला दांत आ गया, तब से लेके 2 साल की उम्र तक बच्चा उस लायक तो नहीं होता है कि वो इंडिपेंडेंटली अपने इन दांतों के बारे में सोचे भी। देखभाल तो बहुत दूर की बात है, उसके रोजमर्रा की ज़रूरत भी पेरेंट्स को पूरी करनी पड़ती है। तो यहाँ पे तो सबसे पहले बात आती है पेरेंटल अवेयरनेस की। अगर पेरेंट्स खुद सबसे पहले इस चीज़ को समझें
कि बच्चे को एक शुरुआत उन्हीं को देनी है, ये उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। जब तक कि बच्चे का खुद का न्यूरोमस्कुलर सिस्टम खुद का इतना इवॉल्व नहीं हो जाता है कि वो ब्रश खुद से करना शुरू करे, तब तक पेरेंटल सुपरविजन के बिना तो काम ही नहीं चल सकता। तो ये जो स्टेज आप बता रहे हैं कि 6 महीने से लेकर के 6 साल तक, 2 साल तो मैंडेटरी है। 6, मैं तो ये बोलूँगा कि जब तक 12 साल का बच्चा नहीं हो जाता, यानी उसके मिल्क टीथ भी हट के परमानेंट टीथ तब तक नहीं आ जाते, या ये बोलिए बच्चा एक लेवल ऑफ मैच्योरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी अचीव नहीं कर लेता, तब तक पेरेंटल सुपरविजन किसी ना किसी लेवल के ऊपर ज़रूरी होता है। और ऐसे कौन से डिफॉर्मिटीज़ या ऐसे कौन से डिजीज़ हैं या डिफॉर्मेशन या चेंज कर सकते हैं हम एक सर्टन एज तक? जैसे होता है ना, किसी के दांत ऊपर हैं, टेढ़े मेढ़े हैं या ज़्यादा निकल आए हैं, जिससे कि एक जो स्माइल की खूबसूरती है वो लेटर ऑन अफेक्ट कर सकती है। देखिए हेल्थ की बात छोड़ें, अगर हम खूबसूरती की भी बात करें, दोनों को बात करें तो जी, ये भी एक्चुअली एक पेरेंट्स का भी एक बड़ा कॉमन क्वेश्चन रहता है। पेरेंट्स भी कई बार इस कंसर्न के साथ आते हैं। अपना अर्बन पॉपुलेशन ज़्यादा अवेयर रहती है, तो और थैंक्स टू गूगल एंड ऑल द थिंग्स दैट आर अवेलेबल देयर, लोग आते हैं विद दिस कंसर्न कि 6 साल का 7 साल का बच्चा है, उसके अभी मिल्क टीथ हैं मुंह के अंदर, परमानेंट टीथ कुछ आ रहे हैं, कुछ बनी टीथ दिख रहे हैं, कुछ ऑड टीथ दिखाई दे रहे हैं, और या फिर बच्चे को क्लास के अंदर कभी कमेंट्स सुनने को मिल जाते हैं, उसके कारण वो बच्चा जो है वो अपने पेरेंट्स को बोलता है। इन सब कंसर्न को लेके पेरेंट्स आते हैं, तो उनको ये समझाते हैं पेरेंट्स को कि इन जनरल जब तक दूध के दांत हट नहीं जाते और परमानेंट टीथ आ नहीं जाते, तब तक उसके पोजीशन के अंदर चेंज करना, मतलब उसका कोई आधार नहीं है। अभी तो ग्रोथ हो रही है। देर आर डेफिनेटली सर्टन एक्सेप्शंस टू दीज रूल। कुछ कंडीशंस होती हैं जिसके अंदर की बहुत अर्ली डिटेक्शन जो रहता है, उसमें अर्ली स्टेजेस के अंदर ट्रीटमेंट चालू हो जाते हैं, लेकिन वो बहुत रेयर है। इन जनरल जो ये कंसर्न्स रहते हैं वो बहुत हद तक एक नेचुरल प्रोसेस रहती है। जस्ट एक आपको एग्जांपल दूं, सबसे कॉमन कंसर्न क्या रहती है कि बच्चे के बनी टीथ दिखाई दे रहे हैं, आगे के दांत बहुत बड़े बड़े दिख रहे हैं। पेरेंट्स आते हैं ये बोलते हुए कि हमारे बच्चे के दांत तो एकदम एबनॉर्मली इतने बड़े, कितने गंदे दिख रहे हैं। तो उनको समझाना पड़ता है कि अभी इसका चेहरा भी तो बड़ा होगा, जॉ की ग्रोथ आएगी, और जो उसके आजू बाजू के दांत हैं वो भी अभी दूध के हैं, तो इतने बड़े बड़े दांतों के बाजू में छोटे छोटे से दांत दिख रहे हैं, दे आर लुकिंग ऑड। लेकिन जिस वक्त वो वाले दांत हटेंगे और परमानेंट टीथ उसके किनारे आ जाएंगे, तो प्रोपोर्शन एस्टैब्लिश हो जाएगा, प्रोपोर्शन एस्टैब्लिश हो जाएगा। और अगर आपने अभी इस स्टेज के ऊपर कोई छेड़छाड़ कराई, तो वो आपके बच्चे की जो नेचुरल ग्रोथ प्रोसेस के साथ भी खिलवाड़ हो सकता है, जिसके कारण उसका आप भला सोच के कुछ करवा रहे हैं, हो कुछ और जाए। तो इसलिए इट इज़ बेटर टू बी सेफ देन टू सॉरी। तो इसलिए उसको गो ग्रेजुअली। आपने डेंटिस्ट के पास आए, आपके पेरेंटल अवेयरनेस का भी वो फर्स्ट पार्ट वहाँ स्टार्ट होता है। उसके बाद सुपरविजन ज़रूरी रहता है। डेंटिस्ट के लिए भी ये कॉल ले पाना कि उस पर्टिकुलर स्टेज के ऊपर ही इमीडिएटली पेशेंट का ट्रीटमेंट स्टार्ट करना है कि नहीं करना है, ये बहुत डिफिकल्ट होता है। और अगर हम बात करें, जैसे तो बच्चों की बात हुई कि किस तरीके से चेकअप होना चाहिए, इन जनरल अगर हम बात करें, अडल्ट्स को भी हम इंक्लूड करें, तो कितने समय में, अगर सब कुछ ठीक है तो भी एक रेगुलर चेकअप या फॉलोअप चेकअप्स के लिए एक अडल्ट को डेंटिस्ट के पास जाना चाहिए? मंथली या ईयरली या विदाउट एनी कंप्लेन? इसमें एक्चुअली मैं पॉपुलेशन को 2 पार्ट्स के अंदर डिवाइड कर दूंगा। एक वो जो कि बहुत अच्छी अवेयरनेस, लेवल ऑफ अवेयरनेस रखते हैं अपना, और दूसरा जो हमारे पास डिजीज्ड पॉपुलेशन आती है। अब डेंटिस्ट के पास पहुंचेगी तो आज की तारीख में जब अपन 2024 में बैठे हुए हैं, और मैंने रायपुर के अंदर अपनी डेंटल प्रैक्टिस करी इन द ईयर 2000, तब से लेकर अभी तक 24 साल के अंदर मैंने अवेयरनेस ट्रेंड्स के अंदर, यानी ऐसे लोग क्लिनिक के अंदर आते हैं जो सिर्फ इसलिए आ रहे हैं कि उनको एक जस्ट रेगुलर चेकअप चाहिए। 2000 में जितने आते थे आज भी उतने ही आते हैं। लेवल ऑफ अवेयरनेस में कोई बहुत खास अंतर नहीं है। ठीक है, अब इसके पीछे बहुत बड़ा ये रीज़न हो सकता है कि जब तक कि इंसान दर्द में नहीं होता है या कोई उसको ऐसी प्रेसिंग प्रॉब्लम नहीं हो जाती, तब तक वो डॉक्टर्स के, डेंटिस्ट तो छोड़ दीजिए, डॉक्टर्स के पास जाना पसंद नहीं करता। नाउ ये दिस इज़ अ मैटर ऑफ कन्वीनियंस कि भाई अगर अपने को मेंटेन ही हेल्दी लाइफस्टाइल करनी है, तो डेफिनेटली आप अपनी बॉडी का भी चेकअप एक रूटीन बनाते हैं, तो डेंटल चेकअप के लिए भी एक रूटीन बनाइए अपनी लाइफ के अंदर। उसका पर्पस ये नहीं होता है कि आपको कोई ट्रीटमेंट ही कराना है या फिर आपको कोई बदलाव ही करवाना है। आपको उसका पर्पस सिर्फ इतना रहता है कि एक प्रोफेशनल हेल्प, आपको ओपिनियन मिल जाता है कि हाँ एवरीथिंग इज़ ऑल राइट। या अगर कुछ भी इसके अंदर कोई डिजीज़ प्रोसेस इवॉल्व होनी शुरू होती है,
तो अर्ली स्टेज में वो हाँ, पता चल द डॉक्टर कैन डिटेक्ट दैट एट ए वेरी अर्ली स्टेज, और आपको उससे करेक्टिव मेजर्स भी आपको बता देता है, प्लस प्रोफेशनल हेल्प अगर चाहिए रहती है वो भी आपको प्रोवाइड हो जाती है। तो जनरल चेकअप की अगर हमने बात की तो यूजुअली आजकल लोग क्लीनिंग भी बहुत कराते हैं कि दांत की वाइटनिंग कराते हैं, क्लीनिंग कराते हैं, बट एक ये मिथ है या रियलिटी है, आई डोंट नो, कि ज़्यादा क्लीनिंग या ब्लीचिंग या ये सब कराने से आपका जो एक नेचुरल एनामल होता है वो निकल जाता है, तो वो टीथ के लिए हार्मफुल होता है। इज़ इट ट्रू और मिथ? इसमें ट्रुथ तो बहुत कम है, मिथ ज़्यादा है, और बहुत सारी चीज़ें बिकॉज ऑफ सम थिंग्स विच आर अवेलेबल ऑन नेट एंड जो परिवारों के अंदर कई बार चलती है बातें में कि दादी ने ऐसा बोला था, या मैं इनफैक्ट मैं आपको एक बार एक किस्सा सुनाता हूँ। मैं एयरपोर्ट पे बैठा, कहीं जा ट्रैवल करने के लिए एयरपोर्ट पे बैठा हुआ था, और मेरे किनारे हैदराबाद जाने के लिए एक यंगस्टर्स का ग्रुप एक उधर पे बैठा हुआ था। आपस में उन लोग डिस्कशन कर रहे थे कि भाई ब्रो मैंने आज अपने दांतों की क्लीनिंग कराई। उसके किनारे उसी के एज का बोलते, अरे ब्रो ये क्या करवा लिया तूने, मेरी दादी ने बताया था कि ऐसे ही कराने से अब तो तेरे गए दांत, अब तो तू काउंट कर सकता है, अब तो बात तेरी प्रॉब्लम शुरू हो गई। तो मैं वहाँ पे वो मनी मन हंस रहा था, उन लोग से कुछ बोल तो नहीं सकता था, लेकिन हाँ उससे एक जरूर एक थोड़ा सा मुझे अंदाज़ा लगा कि एक पब्लिक परसेप्शन इन सब चीज़ों के बारे में है क्या, और उनके ऊपर ज़्यादा स्ट्रॉन्ग इन्फ्लुएंसेस पड़ते क्या हैं। नेचुरली डेंटिस्ट का स्ट्रॉन्ग उनके ऊपर इंप्रेशन पड़ना तो बहुत ही रेयर है, किसी के फैमिली में कोई डेंटिस्ट वगैरह हो जो एजुकेट कर सके, बात अलग है। बट इन जनरल घर के अंदर जो ये मिथ्स चलती रहती हैं, इसके पीछे भी थोड़ी बहुत रीजंस हो सकते हैं। जिस समय अवेयरनेस बहुत ज़्यादा नहीं थी, उस समय डेंटिस्ट्री इतनी इवॉल्व भी नहीं थी, और डिफरेंट टाइप ऑफ ट्रीटमेंट पैटर्न्स भी नहीं हुआ करता था। ज़्यादातर होते थे कि एक पर्टिकुलर एज के बाद दांत हिलने लग जाते थे। अब दांत हिलने लग जाते थे, तो जब ऐसे पेशेंट्स को हम लोग देखते हैं तो मैक्सिमम केसेस के अंदर पायरिया से रिलेटेड इश्यूज होते हैं, जिसमें सबसे ज़्यादा जो कॉमन चीज़ें रहती है दांतों के ऊपर हैवी डिपॉजिट्स। मैं दांत के कलर चेंज होने की बात नहीं कर रहा हूँ, यहाँ हैवी डिपॉजिट्स एक्चुअली बाहर से आई हुई तत्व जो कि दांत के ऊपर जमा होकर करीब करीब इतने बड़े भी हो जाते हैं कि वहाँ का पूरा पूरा टिश्यू हट गया, और उसके कारण जो है वो पूरे के पूरे दांत वीक हो गए, स्वेलिंग हो गया। और अब ऐसे केसेस के अंदर अगर ये केसेस जो है डेंटिस्ट से भी मिसहैंडल होते हैं, मिसहैंडल होने का ये मतलब नहीं है कि डेंटिस्ट अपना ट्रीटमेंट कर रहा है, नहीं, पेशेंट को सबसे पहले कंडीशन भी करना पड़ता है कि व्हाट टू एक्सपेक्ट। आपने ट्रीटमेंट कराया, आप कहाँ हो, ये जो ट्रीटमेंट होगा इससे आप कहाँ पहुँचोगे, और जो यहाँ पे पहुँचोगे उस सिचुएशन को हैंडल करने में आपको किस तरह की मानसिकता चाहिए। तो जैसा जो मैं एग्जांपल दे रहा था, अगर उसी के ऊपर वापस आए कि मैं ऐसे पेशेंट की बात कर रहा था जिसमें कि हड्डी बहुत हद तक उतर चुकी है, मतलब ये समझ लीजिए कि 70 to 80% बोन लॉस हो गया है, लेकिन दांत के बीच में पपड़ी है, कैलकुलस जो जमा हुआ है वो वहाँ पे पेशेंट में एक स्प्लिंट के जैसे एक्ट कर रहा है, वहाँ पे एक सीमेंट के जैसे एक्ट कर रहा है। तो पेशेंट जब आपके पास आया, जब डेंटिस्ट के पास आया, तो उसके दांत हिल नहीं रहे, लेकिन उस ट्रीटमेंट के लिए नेचर ऑफ द ट्रीटमेंट इज सच कि उसको डिपॉजिट्स रिमूव करना है। तो जैसे ही डिपॉजिट्स रिमूव किए, सीमेंट हट गया, सीमेंट हट गया, दांत डांस करने लग गए। अब आप डेंटिस्ट ने एक गलती कर दी थी कि उन्होंने पेशेंट को अवेयर नहीं कराया था कि व्हाट टू एक्सपेक्ट। नहीं, समटाइम्स ऐसा भी होता है कि आपने कितना भी समझा दिया होगा कि वो होता है ना कि सीइंग एंड फीलिंग इज बिलीविंग, सुन के जो चीज़ समझ में नहीं आ जाती है, और जब वो होने लगता है तो फिर लोग पैनिक करते हैं, अरे ये क्या हो गया। तो ये जो रहता है कि अप्रोच टुवर्ड्स द पेशेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू क्रिएट सम इंप्रेशन इन द माइंड, क्योंकि ये पेशेंट इंप्रेशन कैरी ऑन करके जाएगा, और उसके बाद अपनी फैमिली में इसके बारे में डिस्कशन होगा। और एक और भी चीज़ इसमें कंसिडर करनी चाहिए अपने को कि सिर्फ वो अकेला ही ऐसा पेशेंट तो था नहीं जिसने ट्रीटमेंट लिया। पायरिया के और भी स्टेजेस के अंदर आते हैं जिनका इसी मेथोडोलॉजी से ट्रीटमेंट जब करते हैं, दे आर एब्सोल्युटली फाइन। उनको उनके जो पूरा डिजीज, उनका जो प्रोसेस रुक जाती है, उनका टिश्यू हेल्दी हो जाता है, उन लोग अपनी लाइफस्टाइल के ऊपर वापस चले जाते हैं। अब वो प्रॉब्लम उनके दिमाग में नहीं है। जब उनके दिमाग में नहीं है तो उनके डिस्कशंस में भी नहीं है। अब ना ये फैमिली में डिस्कस होगा, ना फ्रेंड सर्कल में डिस्कस होगा। व्हाट आई वांट टू से इज कि जो मिथ्स जो रहते हैं, या जो किसी पेशेंट ने प्रॉब्लम परसीव करी, वो 100 टाइम्स ज़्यादा एस्केलेट होके बताई जाएंगी, जो कि आगे जाके मिथ्स का फॉर्म लेती जाती है। फ्रॉम माउथ टू माउथ द वर्जन गोज ऑन चेंजिंग। अगर हम बात करें कि 5, जैसे आपने पायरिया की बात की है, तो ऐसी कॉमन क्या डिजीज़ेज़ हैं जो जनरली देखने को मिलती हैं और सभी को इसके प्रति अवेयर होना चाहिए और ट्रीटमेंट
एज अर्ली एज पॉसिबल डेंटिस्ट के पास जाकर के लेना चाहिए? तो इसका मतलब आप पूछना चाहते हैं कि व्हाट इज द ब्रेड एंड बटर ऑफ डेंटिस्ट्री? मे बी यू कैन से दैट। तो अभी भी सबसे ज़्यादा जो हम लोग के कम से कम ये अर्बन सेटअप के अंदर जो हम लोग के पास पेशेंट्स आते हैं, इन जनरल कैविटीज़ के लेके आते हैं, डेंटल पेन के सबसे पहले मैक्सिमम केसेस तो डेंटल पेन के आएंगे, उसके बाद फिर लूज टीथ के आएंगे, स्मेल माउथ से स्मेल आ रही है उसके लिए आते हैं जो पायरिया से रिलेटेड प्रॉब्लम रहती है। ऑफ कोर्स टेढ़े मेढ़े दांत के बहुत से पेशेंट्स आते हैं क्योंकि नाउ वी आर इन एन अर्बन सेटअप, यहाँ पे बहुत ज़्यादा पीयर प्रेशर रहता है, पेरेंट्स बहुत फ्रीक्वेंटली लेकर आते हैं। और फिर टूथ लॉस के, तो इस तरह से ये वाले जो हैं, ये वाली सारे की सारी चीज़ें जो रहती हैं, ये बिल्कुल एकदम कॉमन हर क्लिनिक के अंदर आपको मैक्सिमम केसेस इसके मिलेंगे। अब इसके अलावा ट्रॉमा के रहते हैं, ट्रॉमा यानी चोट लगी किसी न किसी रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट्स वगैरह के, लेकिन फिर भी उस तरह के केसेस आज वो थोड़े स्पेशलाइज्ड हो गए, जिसको कि ट्रीटमेंट के लिए आपको एक हॉस्पिटल सेटअप चाहिए, थोड़ी सी डिफरेंट डेंटिस्ट्री के अंदर ही डिफरेंट स्किल्स चाहिए रहती हैं। तो एक जनरल डेंटिस्ट्री के सेटअप में ये केसेस फिर भी कम होंगे, लेकिन फिर भी हाँ, ये सारे के सारे केसेस जो हैं ये कॉमन केसेस हैं। जैसे आपने कहा कि टूथ पेन के लिए, तो वो अगर ट्रॉमा है या चोट लगी है तब तो ऑब्वियस सी बात है कि दांतों में दर्द होगा, लेकिन दांत हिलना या दांत में दर्द होना, कैविटीज़ भी समझ में आता है कि अगर आपको कैविटीज़ है तो आप आएंगे या तो फिलिंग कराएंगे या रूट कैनाल की अगर ज़रूरत है तो वो कराएंगे। तो ये दांत में दर्द, मुंह से स्मेल आना और हिलना दांतों का, इसके क्या कारण हो सकते हैं? नेगलेक्ट, प्योर एंड सिंपल नेगलेक्ट। भाई प्रॉब्लम कोई भी होती है उसकी शुरुआत तो हमेशा बिल्कुल एक छोटे से पॉइंट से होगी, और उस पॉइंट के ऊपर अगर वो चीज़ रिकॉग्नाइज हो जाती है और रिकॉग्नाइज होने के बाद एड्रेस हो जाती है, यानी पेशेंट उसके बारे में अवेयर होकर कुछ करने लगता है उसके लिए, फिर तो वो प्रॉब्लम आगे बढ़ेगी ही नहीं। तो वही आप बताएं हमारे जो व्यूवर्स हैं कि वो पॉइंट, इनिशियल पॉइंट क्या है कि जब आपको अवेयर हो जाना चाहिए कि अब आपको कोई ना कोई प्रॉब्लम की शुरुआत हो चुकी है, अगर दांत का दर्द है, जो आपने 5 एक बेसिक चीज़ें बताई, और कब डेंटिस्ट के पास जाना चाहिए? हो चुकी है तो आपको तभी पता चलेगा जब आप डेंटिस्ट के पास पहुंच ही जाएंगे उधर पे। उससे पहले तो आपकी मम्मी बताएंगी आपको कि बेटा करना है ब्रश, तो इसलिए चुपचाप सुनो उनकी मम्मी की और ब्रश करो सवेरे और रात को सोने से पहले, दोनों टाइम के ऊपर। उसके साथ साथ जो है अपने चॉकलेट्स और मीठों के ऊपर जो रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट्स रहते हैं उनके ऊपर थोड़ा अंकुश रखो। हाँ, उसके बाद फिर अगर इम्पोर्टेंस नहीं समझी तो मम्मी भी तभी लेकर आएंगी जब तुम्हारा हाथ यहाँ पे पहुंचेगा, क्योंकि जब तक बच्चा रोता नहीं है तब तक पेरेंट्स भी। इनफैक्ट आज ही मेरी ओपीडी के अंदर पेशेंट्स आए, एक लेडी अपने बच्चे को लेकर आई थी उधर पे, जस्ट बिकॉज उसको ये पेन हो रहा था, और पेन एक जगह नहीं, दोनों जगह एक साथ। ना इसको अपन इनिशियल अवेयरनेस बोलेंगे या टोटल इग्नोरेंस बोलेंगे? दोनों साइड पेन, और दोनों साइड जो है कैविटीज नहीं, पूरे के पूरे दांत एब्सोल्युटली खुले पड़े, नर्व उसकी पूरी डैमेज है बच्चे की। अब या तो उसका रूट कैनाल हो सकता है या दांत निकाला जा सकता है, उस स्टेज के ऊपर पहुंच गए ना। वो वाली स्टेज के ऊपर नहीं पहुंचे इससे पहले तो बच्चे के अवेयरनेस से ज़्यादा पेरेंट्स की अवेयरनेस ज़रूरी थी ना। वही हम जानना चाहते हैं कि अर्ली सिम्टम्स क्या होते हैं। जैसे ठीक है, आपका एक रूटीन है कि आप मॉर्निंग में ब्रश करें, शाम को ब्रश करें, जब भी आप कुछ खा रहे हैं उसके बाद आप कुल्ला करें, और एक ओरल हाइजीन या टीथ की जो हाइजीन होती है, बेसिक हाइजीन, वो आप फॉलो कर रहे हैं। बट कुछ एक अर्ली सिम्टम्स या अर्ली साइंस होते हैं कि आपको लगे कि इस वक्त अब आपको डेंटिस्ट के पास जाना चाहिए। यूजुअली हम लोगों को होता ये है कि अगर थोड़ा बहुत दर्द हो रहा है तो हम लोग अवॉइड करते हैं, बट क्या वो जो परसिस्ट कर रहा है, अगर कॉन्स्टेंटली परसिस्ट कर रहा है, या क्या ऐसे अर्ली सिम्टम्स होते हैं जिस वक्त ये लगे कि अब डेंटिस्ट के पास जाना चाहिए? पेन तक तो पहुंचने की ज़रूरत ही नहीं पड़नी चाहिए। सबसे पहले तो आपको ज़बान के ऊपर ही महसूस होगा। अपनी ज़बान जो है इतनी सेंसिटिव है कि मुंह के अंदर एक छोटा सा बाल आ जाता है तब भी आप उसको परसीव कर सकते हैं। अब अगर दांत की सरफेस जिसको नेचर ने ज़बान के साथ साथ ही बनाया या आसपास ही उसके बनाया, जब से वो दांत आया तब से वो परसीव कर रही है, तो उसकी सरफेस के ऊपर अगर कोई भी एबनॉर्मलिटी आएगी, जैसे उसमें अगर कोई कैविटी हो गई या फिर दांत कहीं से चिप हुआ, आपने भी कभी एक्सपीरियंस किया होगा कि दांत कहीं से भी अगर चिप हो जाए तो आप कॉन्स्टेंटली क्या करेंगे? बैठे बैठे उसको एक्सप्लोर करेंगे, बैठे बैठे एक्सप्लोर करेंगे। पूरा ध्यान पूरे समय जो है किसी हर चीज से हटके उधर पे दांत की ओर रहेगा। वो इतना खा रहे हैं तो वहाँ फंस रहा है, इतना इरिटेटिंग हो जाता है। और डेफिनेटली अगर वहाँ दोनों दांत के बीच में स्पेस आ गई, फूड जाके लॉज होएगा। तो इनिशियली फूड लॉज होएगा तो पेन नहीं आता है, उस समय टूथपिक वगैरह से निकाल के सब काम चलाते हैं, या फिर ब्रश वगैरह हो जाता है उससे काम चलाते हैं। तो बच्चा बता नहीं रहा है पेरेंट्स को, पेरेंट्स जो रोज तो उसके मुंह के अंदर झांक के देख नहीं रहे हैं।
तो या तो कुछ ऐसा घर के अंदर अपना एक वो सिस्टम बनाएं कि एक डेंटिस्ट से आके अपने मिल सकते हैं, वो भी डेंटिस्ट से अपने पूछ सकते हैं, दे आर एडल्ट्स, उनको वो पूरा जाके ये पूछ सकते हैं कि हमें, और वो वाले सब चीज़ें अगर डेंटिस्ट भी तो इतना ही बताएगा ना कि ये दांत के अंदर आप देखिए कहीं ब्लैक स्पॉट्स तो नहीं दिख रहे हैं, स्पेसेस तो नहीं दिख रही हैं, कहीं आपको खाना फंसा हुआ तो नहीं दिख रहा है। ये अगर है तो फिर आप अलार्म बेल शुड स्टार्ट रिंगिंग, आपको बच्चे को इमीडिएटली ला के दिखाना चाहिए। अगर हम स्टेजेस की बात करें, जैसे हमने इनिशियली आपने स्टेज में कहा था कि जो कैविटीज़ के लिए आते हैं, रूट कैनाल के लिए आते हैं, कौन सी स्टेज में कैविटीज़ काम करती हैं, कौन सी स्टेज तक, और उसके बाद फिर ज़रूरत होता है कि कोई भी आप कैविटी कराएं? क्योंकि यूजुअली जब भी डेंटिस्ट के पास जाते हैं और अगर ये कहा जाए कि अब आपको रूट कैनाल कराना है, हाँ, तो जनरली वो लोग अवॉइड करने की कोशिश करते हैं कि हमें रूट कैनाल नहीं, आप कैविटी को फिल कर दीजिए। सो कौन सा स्टेज है कि उसके बाद आप चाहे कितनी भी कैविटी को फिल कराएंगे वो आपके लिए यूज़फुल नहीं है, बल्कि आप अपने दांत को और डिटोरिएट ही कर रहे हैं? तो ऐसी कौन सी स्टेज है कि वहाँ पर जाकर आपको फिर रूट कैनाल ही कराना पड़ेगा? सी रूट कैनाल ट्रीटमेंट इज़ नॉट अ चॉइस। पेशेंट के पास कोई चॉइस नहीं है कि वो रूट कैनाल कराना है, वो तो वो स्टेज हो गई। अब दांत जो रहता है अपना एक छोटा सा एक ऑर्गन है, और उस छोटे सा ऑर्गन जो है वो अकेला जो है वो सिर्फ ऊपर से नीचे तक एक ही नहीं है, वो डिफरेंट लेयर्स में बना हुआ है। नेचर ने ऐसा बनाया है कि इट हैज़ द प्रोटेक्टिव एनामल कवरिंग ऑफ द टॉप, ऑन द टॉप विच इज़ द हार्डेस्ट टिश्यू ऑफ योर बॉडी। उसके नीचे एक लेयर रहता है, और ऊपर से वो वाली जो लेयर रहती है एनामल की, दैट्स अ नॉन लिविंग लेयर, वो पूरी सिर्फ मिनरल्स ही रहते हैं, वहाँ पे कोई ब्लड सप्लाई या कुछ उसमें नहीं रहती है। उसके बाद सेकेंड लेयर आती है डेंटिन की, विच इज़ अ लिविंग ऑर्गन। तो जब तक कैविटी एनामल में है तब तक आपको एक स्पेक जैसे दिखाई दे रही है, लेकिन पेन नहीं आ रहा है, क्योंकि एनामल में कोई नर्व एंडिंग्स होती नहीं है, पेन नहीं आएगा। जब एनामल को पेनिट्रेट करके सेकेंड लेयर तक कैविटी पहुंचती है, तब फिर ज़्यादातर वो जो गड्ढा रहेगा क्लिनिकली ऊपर से देखने में और थोड़ा सा बड़ा हो गया होगा, या कई बार नहीं भी होता है, डिपेंडिंग अपॉन द साइड। कई बार वो एक इन्वर्टेड कोन जैसे स्प्रेड होता है, तो ऊपर एक बिल्कुल डॉट जैसे ही बेस रहता है, अंदर पूरा हॉल हो जाता है दांत। वो डिफरेंट सेटअप्स रहते हैं। तो जब सेकेंड लेयर के अंदर पहुंचेगा तो फिर पेशेंट को सेंसिटिविटी, थोड़ा बहुत मीठे से तकलीफ होना शुरू हो जाएगी, ठंडे गर्म से थोड़ा तकलीफ हो जाएगी, दांत में कुछ सेकंड के लिए दर्द उठेगा, फिर खत्म हो जाएगा। तो ये वाली जो रहती है, ये वाली स्टेज के अंदर जब आप पेन परसीव कर रहा है, यानी नर्व एंडिंग्स इरिटेट हो रही हैं, और जो सप्लाई होगी दैट विल बी फ्रॉम द इनर मोस्ट लेयर विच इज द पल्प, जो उसके इनर मोस्ट, जहाँ पे सॉफ्ट टिश्यू रहता है, पूरा का पूरा ब्लड सप्लाई रहती है, नर्व्स रहती हैं, पूरी के नर्व का प्लेक्सस रहता है। तो ये वाले एरिया के पास जब तक ये वाला एरिया इन्वॉल्व नहीं हुआ रहता है, तब तक जो पेन का परसेप्शन होगा और वो चला जाएगा, राइट। तो ये वाली जो कंडीशन रहती है, इसको अपन रिवर्सिबल परपाइटिस बोलते हैं, कि ये जो नर्व का जो इरिटेशन हुआ वो भी ट्रीटमेंट से ख़त्म हो गया, या फिर थोड़े समय में अपने आप चला गया। इसके बाद जब ये थर्ड ऑर्गन इन्वॉल्व हो जाता है, जब पल्प इन्वॉल्व हो जाएगी, तब फिर जब पल्प के अंदर जो डीजनरेशन जब सेट इन होता है, तब तो इतना सीवियर होता है पेन कि हाथ यहाँ पे पहुँच जाता है, और पेशेंट बोलता है कि भगवान आज बचा ले, कल से चॉकलेट नहीं खाऊंगा। तो वो वाली स्टेज जब पहुंचती है, तो फिर तो आपके पास दो ही चॉइस रह जाती हैं, दांत को बचाना है तो रूट कैनाल कराओ, अदरवाइज दांत को अलविदा कहो। और पेशेंट को तो बीच में डेंटिस्ट के पास एवं ही चले जाना चाहिए कई बार, जस्ट कि अपना थोड़ा सा सामान्य ज्ञान इन सब चीज़ों के बारे में बढ़ा ले। उतना कर लेगा तो थोड़े बहुत वो बता देगा, वही ब्लैक स्पॉट देख लिया करो, या फिर कहीं खाना फंस रहा है तो आके बता दिया करो। तो इतनी सब चीज़ें अगर करता रहेगा पेशेंट, तो इस लास्ट वाली स्टेज में पहुंचेगा क्यों, और अपना एम तो वही होना चाहिए। तो क्या कैल्शियम, जैसे हम लोग कहते हैं कि हमारी बोन्स के लिए जिस तरह की कैल्शियम का जो सप्लीमेंट है वो बहुत ही यूज़फुल होता है, तो क्या ये दांतों के लिए भी नहीं होता है यूज़फुल? नहीं होता। दांत के लिए, दांत आप उसमें से जो आपका दांत एक बार बन जाता है, तो उसके पास उसके बाद ना आप उसमें कैल्शियम डाल सकते हो ना कैल्शियम निकाल सकते हो, फॉर द सिंपल रीज़न कि दांत की जो इन लेयर्स, मिनरलाइज लेयर्स के अंदर कोई ब्लड सप्लाई नहीं रहती है जहाँ पे कि आपका ये मिनरल एक्सचेंज हो सके। हाँ, कुछ लेयर जैसे डेंटिन जो रहती है, उसके अंदर इतना पावर रहता है कि उसमें जब विद इन सर्टन लिमिट्स सेकेंडरी डेंटिन की लेयर्स वगैरह बनती हैं, जो कि एक रिपेयर मैकेनिज्म रहता है बॉडी का। लेकिन इसको दांत के अंदर कोई, अगर आपको कोई बॉडी के अंदर डिफिशिएंसी डिजीज हुआ, कैल्शियम डिफिशिएंसी हुई बॉडी में, तो आपकी बोन्स में से वो चीज़ डिप्लीट होती है, उसको आपकी बॉडी का कैल्शियम रिक्वायरमेंट पूरा करने के लिए दांत में से कभी नहीं जाएगा, दांत में से नहीं निकलता। ना ही दांत के अंदर अगर कोई कैविटी है तो बाहर से कोई कैल्शियम डाल के आप उसको कैविटी को आप रिपेयर कर सकते हो, इट इज़ नॉट पॉसिबल। एसिड डिसोल्यूशन जो केरियस प्रोसेस जो रहती है, उसके अंदर जो है, उसके लिए बैक्टीरिया रिस्पॉन्सिबल रहते हैं विच प्रोड्यूस लैक्टिक एसिड। वो वहाँ का जो पीएच जो है उसको रिड्यूस कर देती है, उस समय जो है कैल्शियम वहाँ से
निकलता है। जब कैल्शियम निकलेगा बैक्टीरिया और डीप चले जाएंगे। तो आपने सुना होगा फ्लोरिडेटेड टूथपेस्ट। अब इससे फ्लोरिडेटेड टूथपेस्ट जो रहते हैं वो करते क्या है, वो यहाँ पे अपन फ्लोराइड की बात कर रहे हैं, कैल्शियम की नहीं। फ्लोराइड जो रहते हैं वो इसके जो टूथ का जो ये एनामल के जो मटेरियल है इससे रिएक्ट करके फ्लोरेपेटाइट्स बनाता है विच हैज़ लो लेवल ऑफ डिसोल्यूशन इन एसिडिक एटमॉस्फेयर। तो इस तरह से ये उसका जो एसिड रेजिस्टेंस टूथ का बढ़ा देता है एंड दैट इज हाउ द डीके प्रोसेस मे बी रिड्यूस्ड यू कैन से। आप ये नहीं बोल सकते यू कैन टोटली डू अवे विद दैट, वो तो उसके लिए तो हाइजीन के लेवल्स की ज़रूरत रहती है उधर पे, लेकिन एसिड रेजिस्टेंस आपका बढ़ा देगा तो डेफिनेटली आपको कैविटी से लड़ने में आपको सहूलियत होगी। जैसे आपने फ्लोरिनेटेड टूथपेस्ट की बात की, आज अगर हम मार्केट में देखें तो तरह तरह के टूथपेस्ट अवेलेबल हैं और हर ब्रांड ये कोशिश करता है और बताने की कोशिश करता है कि वो दांतों के लिए कितना सेफ है और कितना अच्छा है। तो अगर मेडिकली हम जानना चाहें तो कौन सा टूथपेस्ट, नॉट आई एम आस्किंग अबाउट एनी ब्रांड, बट क्या कॉम्पोजिशन उसका होना चाहिए जो कि दांतों के लिए सेफ हो? यू कैन टेक इट विद अ पिंच ऑफ सॉल्ट। ये मार्केटिंग ज़्यादा है आपके लिए। बेसिकली जो टूथ की क्लीनिंग है, पेस्ट में जो डेंटिफ्रिस जिसको बोलते हैं, मतलब जो दांत को साफ करने के लिए जो मटेरियल उसके अंदर दिए जाते हैं वो सिलिका बेस्ड मटेरियल्स रहते हैं मोस्टली, और उनका पर्पस, और उसके अंदर सरफेक्टेंट्स मिले हुए रहते हैं। जो चीज़ आपके, आप ये समझ लीजिए कि साबुन है, तो साबुन का काम क्या है, वो आपके बॉडी के ऊपर चिपकी हुई कोई भी चीज़ की सरफेस टेंशन को रिड्यूस कर देता है। सरफेस टेंशन रिड्यूस होती है तो जो आपका ब्रश का जो क्लीनिंग एक्शन है वो सहूलियत से उसको जो चिपके हुए मटेरियल को हटा देता है। इससे ज़्यादा बाकी सारी की सारी चीज़ें, हाँ कुछ मेडिकेटेड पेस्ट रहती हैं जो इसमें सेंसिटिविटी वगैरह रिड्यूस करने के लिए किया जाता है, बट वो उसका तो कोई इंडिकेशन होगा उसके लिए देंगे, ज़बरदस्ती हर किसी को थोड़ी ना देंगे, उसकी ज़रूरत होती ही नहीं है। इसको उसी तरह से लीजिए। तो जो पेशेंट्स का भी ज़्यादातर यही सवाल रहता है, तो मैं यही बोलता हूँ भाई लाल काले दंतमंजन इस्तेमाल मत करना। ये गुड़ाकू और जो बाकी और जो चीज़ें हैं, जो हैबिट फॉर्मिंग चीज़ें हैं, उन सब से दूर रहना। और ये क्योंकि इनका ये भी इतने लो पीएच वहाँ पे क्रिएट कर देती हैं, तो बहुत सारे पेशेंट्स आते हैं उनके दांत का एनामल जो है वो पूरा गल चुका होता है, सेंसिटिविटी में आते हैं, बुरे हाल में रहते हैं। तो उसमें जब वो इतना सॉफ्ट उसको कर देंगे तो आपका ब्रश का जो क्लीनिंग एक्शन है वो दांत को ही अपग्रेड करना शुरू कर देगा। तो ऐसी चीज़ों के पीछे नहीं जाना चाहिए ना, लेकिन प्रॉब्लम ये होती है कि ये हैबिट फॉर्म कर चुके होते हैं। तो और कहीं एक आध बार कहीं पढ़ा था कि आजकल के जो टूथपेस्ट आते हैं उनमें कुछ एक सर्टन केमिकल होता है जो कि कैंसर इंड्यूसिंग भी होता है, क्या ये सच है? कैंसर इंड्यूसिंग कोई भी मटेरियल अगर होता तो पहली बात तो अपने गवर्नमेंट के ऊपर अपने को शक हो जाना चाहिए था कि ऐसा मटेरियल आ कैसे गया। ऐसा कुछ भी नहीं है, ये सारी की सारी ये सब बकवास बातें हैं। कैंसर प्रोड्यूसिंग मटेरियल तो डेफिनेटली जो चीज़ें हैं वो तो हम लोग रोकने के लिए बोलते हैं ना, जिसके अंदर जो ये गुड़ाकू जैसी चीज़ें जो रहती हैं, जिसके अंदर टोबैको के एक्सट्रैक्ट्स और ये सब ये चीज़ें रहती हैं, तो ये जो लाल दंतमंजन, काले दंतमंजन, ये सब इनको भी अवॉइड करना चाहिए। ये सारी की सारी तो जो जिनमें ये प्रोवन, ये सब तो चीज़ें प्रोवन कार्सिनोजेंस है ना। तो इंसान अगर जानते बूझते इसको यूज़ कर रहा है, कोई डेंटिस्ट तो कभी प्रिस्क्राइब नहीं करेगा ऐसी चीज़ यूज़ करने के लिए। आप अगर बेसिक केयर की बात अगर हम करें, आपने बेसिक बीमारियां तो बताई कि दांतों की बेसिक 5 बीमारियां क्या होती है। अगर हम 5 टिप्स मांगें आपसे कि डेंटल या ओरल हाइजीन या केयर के लिए किस तरह की 5 ये चीज़ें जिनको हमेशा अपनी लाइफस्टाइल में शामिल कर लेना चाहिए, वो क्या होंगी? सबसे पहले तो सवेरे और रात को सोने से पहले 2 टाइम ब्रश करने की हैबिट मत छोड़िएगा। अपने खान पान के अंदर फाइब्रस डाइट ऐड करिएगा विच ऑल्सो हैज़ अ क्लीनिंग एक्शन। आजकल इवन जिम्स विम्स में भी देखा रहता है सब लोग मुंह के अंदर जो है कुछ ना कुछ दबा के ही शुरू रहते हैं उसके अंदर। तो स्वीटनर्स जो रहते हैं उनको अवॉइड करिए जितना हो सके उतना, राइट, एंड कीप स्माइलिंग। डेंटिस्ट के पास तो लास्ट चीज़ होनी चाहिए कि डेंटिस्ट के पास जाने के हो। हाँ, लेकिन ये है कि आप डेंटिस्ट से परहेज मत करिए, क्योंकि वो आपको कोई ना कोई ऐसी टिप ज़रूर देगा जिससे कि आपके दांत जो है वो हमेशा चमकते रहेंगे और आप मुस्कुराते रहेंगे। जी, अगर हम बात करें, जैसे आपने अभी एक क्वेश्चन के आंसर में कहा था कि अगर कोई ट्रॉमा है, कोई एक्सीडेंट हुआ है, तो उस केस में एक अलग ट्रीटमेंट या अलग जो स्पेशलिस्ट हैं वो डॉक्टर उसके लिए लगेंगे। हम लोग अगर बात करें, इन जनरल बात करते हैं, अगर ले पर्सन कोई बात करता है तो दांत का डॉक्टर मतलब डेंटिस्ट। लेकिन आई थिंक अब इसमें बहुत सारे स्पेशलाइजेशन हो रहे हैं, अलग अलग बहुत सारे स्ट्रीम्स हैं। तो क्या अभी 3-4 कुछ हमारे व्यूअर्स को बताएं कि ऐसे कौन से स्पेसिफिक एरियाज़ हैं जिस पर अलग अलग तरीके से काम हो रहा है?
और स्पेसिफिक अगर क्या प्रॉब्लम है तो किस डॉक्टर के पास जाना चाहिए? डेंटिस्ट्री के अंदर जब मैंने अपना ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन किया था उस समय तो सिर्फ एक एमपी के अंदर ही गवर्नमेंट डेंटल कॉलेज हुआ करता था, और उस समय भी 7 डिफरेंट पोस्ट ग्रेजुएशंस अवेलेबल थे। देर आर 7 डिफरेंट ब्रांचेस जिसके अंदर पोस्ट ग्रेजुएशंस अवेलेबल हैं। अभी 2-1 ब्रांचेस और भी ऐड हुई हैं। तो जो जिसमें एमडीएस अवेलेबल है वो है ओरल डायग्नोसिस एंड रेडियोलॉजी। तो उसका स्पेशलाइजेशन के अंदर जैसे वो नेम सजेस्ट करता है पेशेंट को डायग्नोस करना, उसके कंडीशंस अगर मेडिकली ट्रीटेबल है तो दवाइयों से उसको ठीक करना, और साथ में रेडियोलॉजी यानी उसका जो एक्सरेज वगैरह से रिलेटेड उसका जो भी काम होना है डायग्नोस्टिक वर्क का, वो उस ब्रांच का स्पेशलाइजेशन रहता है। उसके बाद होता है ओरल एंड मैक्सिलोफेशियल सर्जरी। ओरल एंड मैक्सिलोफेशियल सर्जरी जो डील करती है ट्रॉमा केसेस वगैरह से, कैंसर केसेस से, जिसमें भी ऑपरेटिव प्रोसीजर जो है ओरल और मैक्सिलोफेशियल रीजन के जिसमें जरूरत है। यस, जो आपका जो है नेक से ऊपर का एरिया है और ब्रेन से नीचे का एरिया है, ये सारा का सारा जो है वो उनके परव्यू के अंदर आता है। इसके रिलेटेड ट्रॉमा एंड डिफॉर्मिटीज को सर्जिकली करेक्ट करना ये उनका कोर कंपिटेंस रहता है। देन वी कम टू प्रोस्टोडोंशिया। प्रोस्टोडोंशिया जो रहती है ये कृत्रिम दांत बनाने की एक विधा है। इट इज़ अ ब्रांच ऑफ डेंटिस्ट्री दैट डील्स विद द रिप्लेसमेंट ऑफ मिसिंग टीथ। ओके। तो मिसिंग किसी भी कारण से हो सकते हैं, चोट के कारण हो सकते हैं, किसी के दांत में सड़न है उसके कारण दांत निकलवा दिया उसके कारण हो सकते हैं, जेनेटिकली मिसिंग हो सकते हैं कि वो आए ही नहीं कभी उसके दांत, या फिर एज के साथ पूरे के पूरे दांत गिर गए, पूरे ही दांत बनाने हैं। तो देयर कैन बी डिफरेंट रीजंस जिसके कारण कि पेशेंट को ज़रूरत पड़े इस तरह के ट्रीटमेंट कराने की। फिर आती है ब्रांच जो सबसे कॉमनली यूज़ होती है, वो है एंडोडोंशिया। एंडोडोंशिया और कंजर्वेटिव डेंटिस्ट्री ये एक ब्रांच है जिसके अंदर जो दांत में जब कैविटीज़ होती हैं तब आप इन स्पेशलिस्ट के पास जाते हो, और इन स्पेशलिस्ट के पास आप तब भी जाते हो कि जब कैविटीज़ इतनी ज़्यादा बढ़ गई कि वो नर्व पे पहुंच गई और आपको रूट कैनाल ट्रीटमेंट करना है। दीज आर द रूट कैनाल ट्रीटमेंट स्पेशलिस्ट, आप एक लेमैन लैंग्वेज में आप उनको ही बोल सकते हैं। देन कम्स पेरियोडोंशिया। जो पेरियोडोंशिया रहती है एक ब्रांच जिसमें आप जो पेशेंट जो पायरिया से रिलेटेड या फिर गम्स एंड द सपोर्टिंग टिश्यू ऑफ द टीथ, सपोर्टिंग टिश्यू ऑफ द टीथ 2 ही रहते हैं, दैट इज योर गम्स एंड द बोन विच इज सराउंडिंग द टीथ। इनमें कोई डिजीज होता है जिसके कारण दांत ज़्यादातर हिलने लगते हैं या पेन वगैरह आता है, ये सारे के सारे जो इनके ट्रीटमेंट से रिलेटेड सारे काम इन ब्रांचेस में होते हैं। देन कम्स पीडियाट्रिक डेंटिस्ट्री या पीडोडोंशिया बोलते हैं उसको। डेंटिस्ट्री से रिलेटेड सब चीज़ होंगी, लेकिन उसके डेंटिस्ट जो है बच्चों को हैंडल करने के लिए बड़े स्पेशल स्किल सेट लगता है। बच्चों की मेंटालिटी समझने के लिए, डेंटल चेयर के ऊपर उनको बनाए रख के उनका काम करने के लिए, दैट्स अ वेरी चैलेंजिंग फील्ड। एंड हैट्स ऑफ टू पीडोडोंटिस्ट जो सबसे मेहनती लोग रहते हैं हमारी डेंटिस्ट्री के अंदर। और आखिरी जो ब्रांच रहती है दैट इज ऑर्थोडोंशिया। ऑर्थोडोंशिया डील्स विद रीअलाइनिंग ऑफ द टीथ। जो किसी के दांत जो टेढ़े मेढ़े हैं तो उसको अगर ठीक करना है टू गिव दैट पेशेंट ए प्लीजिंग स्माइल, तो ये सारी की सारी पीडोडोंशिया के अंदर है। अगर हम जैसे आपने बात की कि हमारा जो एनिमल है वो जिसमें कैल्शियम जा नहीं सकता, उससे निकल नहीं सकता, कैल्शियम उसमें बहुत यूज़फुल होता नहीं है, बट ये सुनने में आता है कि जैसे अगर आपको पायरिया है या गम्स की कोई डिजीज़ है, गम्स में स्वेलिंग है ना, ज़रूरी नहीं कि पायरिया हो, कोई भी और इन्फेक्शन हो सकता है, उसमें विटामिन सी बहुत कारगर होती है, क्या ये सही है? डेफिनेटली विटामिन सी जो रहता है, आपने एक टर्म सुना होगा लिमीज़। लिमीज़ जो टर्म आया था ये जो सेलर्स रहते थे जो जो बहुत लंबे लंबे समय तक जाया करते थे, उनमें जो है वो विटामिन सी की डेफिशिएंसी होती थी। विटामिन सी की डेफिशिएंसी लीड्स टू अ डिजीज कॉल्ड स्कर्वी, ठीक है। और उसमें जो उनके ओरल मैनिफेस्टेशंस के बारे में अगर बात करी जाए तो उनके जो ये पूरे पायरिया लाइक सिम्टम्स जो है उनके टीथ के अराउंड पूरे पेशेंट्स में ज़्यादातर मिला करते थे। तो विटामिन सी जो रहता है वो आपके बॉडी में रिपेयर पावर आपको प्रोवाइड करता है। इसकी डेफिशिएंसी के अंदर जो है ये इस तरह की प्रॉब्लम्स होती हैं। तो विटामिन सी जो रहता है वो आज भी हम लोग रेगुलरली प्रिस्क्राइब करते हैं पेशेंट्स, एंड इट इज़ अ वेरी यूजफुल थिंग टू हैंडल द पेशेंट्स। और हालांकि वो उस लेवल की डेफिशिएंसी अब देखने को नहीं मिलती यहाँ पे अर्बन पॉपुलेशन में, तो आप एक्सपेक्ट नहीं करोगे कि पेशेंट इतने सीवियर उसमें कंडीशन के अंदर डेफिशिएंसीज में पहुँचेंगे। लेकिन फिर भी ये न्यूट्रिशन इनको अभी बोल लीजिएगा कि एक तरह से सप्लीमेंटेशन रहता है फॉर सच ट्रीटमेंट। एंड विटामिन सी इज़ वेरी नेसेसरी फॉर द रिपेयर ऑफ योर बॉडी, इट गिव्स यू एन एक्सेलेंट रिपेयर पावर। ये तो एक परसेप्शन हुआ डेंटिस्ट का जो आपने पूरा बताया कि किस तरह से अवेयरनेस होनी चाहिए, बीइंग अ ले पर्सन या जिसको जानना है वो भी हमने पूछा। अगर हम बात करें कि एक दांत अपने बारे में क्या सोचता है कि दांत उसका इस्तेमाल हम लोग कैसे करते हैं?
दांत को अपन यूज़ भी कर सकते हैं, दांत को अपन डिसयूज़ भी कर सकते हैं, दांत को अपन एब्यूज़ भी कर सकते हैं, और लोग करते हैं। ये तीनों चीज़ें करते हैं। यूज़ तो डेफिनेटली इन जनरल पैदा होने के बाद आपको करना ही पड़ता है, वो तो नियति है। आप दांत को यूज़ करोगे खाना चबाने के लिए, आप दांत को यूज़ करोगे मुस्कुराने के लिए, आप कई बार डिफेंस मैकेनिज्म में भी यूज़ करोगे, किसी को काट खाओगे दांत से, हालांकि बहुत रेयर होता, मत करिएगा। तो इसके अलावा जो है एब्यूज़ करते हैं लोग आफ्टर ए सर्टेन एज। जब 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 एक्सपोजर होता है, दुनियादारी से एक्सपोजर होता है, तब फिर कोई गुटखा खाना शुरू कर देता है, कोई तंबाकू खाना शुरू कर देता है, कोई पान खाने की लत लगा लेता है। तो ये जब लत लगती है तो दांत जो है एब्यूज़ होना शुरू हो जाता है। और एब्यूज़ सिर्फ ये चबाने से नहीं होता है, और भी होते हैं एब्यूज़ करने के तरीके। किसी ने बॉटल ओपनर जैसे यूज़ करना शुरू कर दिया, तो उसके कारण भी आते हैं लोग, दांत तोड़ के लेकर आ जाते हैं। जो लोग तंबाकू खाते हैं या सुपारी बहुत ज़्यादा खाते हैं, वो पूरे दांत एट वेरी अर्ली एज पूरे दांत घिस जाते हैं उनके। इनके अलावा कई उनको सॉफ्ट टिश्यू प्रॉब्लम्स हो जाती है, जैसे कि किसी को सबम्यूकस फाइब्रोसिस हो रहा है, जिसमें मुंह ही नहीं खुल पा रहा है उनका। एडवांस स्टेज के अंदर फिर वो दे लैंड अप विद प्रॉब्लम्स लाइक कैंसर। ये सब चीज़ें अवॉइडेबल हैं, लेकिन ये डेफिनेटली ये होती हैं। ये सारे के सारे एग्जांपल्स हैं एब्यूज़ का। अब एक जो मैंने टर्म यूज़ किया था डिसयूज़, ये हालांकि अब डिसयूज में जब अपन सोचते हैं कि भाई दांत के अंदर डिसयूज को कैसे कर सकते हैं, कोई ऐसा कैसे हो सकता है कि यूज ही नहीं करे, वो भी होता है। अब जस्ट एक इमेजिन करिए सिचुएशन कि आपके साइड, आपको भगवान ने दोनों साइड दे के रखे हैं चबाने के लिए। एक साइड में कैविटी हो गई है और आपके लिए वहाँ पे खाना डिफिकल्ट हो रहा है, इम्पॉसिबल नहीं हो रहा है, डिफिकल्ट हो रहा है। तो आपने उधर से चबाना बंद कर दिया, डेंटिस्ट के पास नहीं गए, आपने चबाना बंद कर दिया, दूसरा साइड आपने यूज़ कर दिया आपने चबाने के लिए। तो जिस साइड आपने यूज़ करना बंद कर दिया, तो नेचर जो है कोई भी चीज़ को, बिना काम की चीज़ को वैसे ही नहीं रहने देना, वो जगह चेंज होने लगती है। तो वो जब चेंज होने लगेगी, वो कई तरीके से मैनिफेस्ट होता है। और अल्टीमेटली अगर वहाँ पे उस चीज़ का ट्रीटमेंट सही समय पे नहीं हुआ, तो नियति उसकी यही होती कि उसको वहाँ से हटाना पड़ जाता है। अब उसका नतीजा ये हुआ कि जो दांत जो हैं आजू बाजू वाले, वो टेढ़े होने लग गए, क्योंकि अब गैप है, गैप को वो दांत जो है उस जगह के ऊपर माइग्रेट करेंगे, फिर स्पेसेस आना शुरू हो जाएंगे। सो इट इज़ अ विशियस साइकिल। Wonderfully, you have explained like misuse, disuse, and abuse. Thank you so much, Dr. Malik. You came in our show and gave us so wonderful, It was totally my pleasure. Thank you so much. Thank you so much. So thank you so much. सो आज के इस एपिसोड में हमने जाना कि किस तरीके से एक छोटी सी अवेयरनेस हमें बहुत सारी बड़ी से बड़ी बीमारियों से भी बचा सकती है। एंड आई एम श्योर आज का ये एपिसोड आपको बहुत पसंद आएगा, बिकॉज़ ये काफ़ी इन्फॉर्मेटिव था। इसी तरह से आप अगर और इन्फॉर्म्ड होना चाहते हैं तो हमारे इस प्रोग्राम को देखते रहें और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। नेक्स्ट एपिसोड में फिर होगी मुलाकात। टिल देन टेक केयर एंड बाय।